छोटे शेयर ऊंची छलांग, आज हम उन शेयरों पर बात करेंगे जहां पर कि काफ़ी ऊंची ऊंची छलांगें लग रही हैं। बिरला सॉफ्ट यहां पर काउंटर में काफ़ी समय बाद एक तेज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। पिछले एक साल में तो हालांकि 37% चला है, लेकिन अगर मैं इसको इन लाइन विद आईटी इंडेक्स देखूं तो लगभग सेम है, क्योंकि आईटी इंडेक्स जो कि जून में करीब 31-32 हज़ार पर था, 42 हज़ार पर आ गया, तो 33-35% वहाँ पर भी रिटर्न आ गया। संतोष सर, अगर मैं आईटी वर्सेस बिरला सॉफ्ट देखूं तो कहाँ ज़्यादा मुझे फोकस रखना चाहिए? आईटी इंडेक्स मतलब कि बड़े आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस, और बिरला सॉफ्ट जैसे मिड कैप आईटी, कहाँ पर पैसा बनेगा सर? ये पैसा तो हमेशा छोटी कंपनियों में ज़्यादा बनता है और छोटे मार्केट कैप की कंपनियों में, और अपॉर्चुनिटी साइज अगर आप देखें वहाँ पर ज़्यादा हमेशा पैसे बनते हैं। बड़े, अगर आपने इंडेक्स की बात की जैसे, और इंडेक्स में जो है बेलवेदर्स कंपनी जितनी है उनके वेटेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बड़ी कंपनियों में आपको कह लें कि मतलब बहुत बड़ा रिटर्न नहीं आता है। अभी रिलायंस की हम बात कर रहे थे, चूंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और इसलिए आपको रिटर्न उतने नहीं आएंगे, बट एट द सेम टाइम जो सेफ्टी ऑफ कैपिटल है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो बड़ी कंपनी में निवेश का एक चीज़ होता है कि सेफ्टी ऑफ कैपिटल अगर आपको चाहिए, बड़ी कंपनियों की तरफ जाएं। रिटर्न ज़्यादा है तब आपको छोटी कंपनी में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वन ऑफ दी जो है कैंडिडेट जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं, जो कि एआई की तरफ काम कर रहा है, वो बिरला सॉफ्ट में है। जेनसार टेक्नोलॉजी, बिरला सॉफ्ट, एलटीटीएस, ये तमाम कंपनियां हैं जहां पर कि एक्स फैक्टर है ज़्यादा और वहां पर कमाई ज़्यादा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को आपको रडार में जरूर रखना चाहिए। जी रवि जी, आज पार्टी मोड में थे भी, और मैं कह भी रहा था कि आज हमारे शो की थीम कुछ इस तरह की है कि वो पार्टी मोड बनाएगी। सर, अब मैं शुरुआत करता हूँ एयरलाइन से। स्पाइस जेट सर, कैसा लग रहा काउंटर? सर, इससे पहले एक अपडेट मेरे को छोटा सा आया है जो मुझे लग रहा है। अभी आपने आईटी काउंटर की चर्चा करी थी और बिरला सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट की, और दूसरी तरफ है कि संतोष जी ने यहाँ पे चीज़ें तो बताई हैं, लेकिन मैं देखिए, मैं तो अब ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर देखता हूँ जी, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं इन्फोसिस को शॉर्ट करके टेक महिंद्रा बाय कर लूँगा। पता नहीं, मुझे लॉजिक तो नहीं इस समय अभी मैं बता सकता, क्योंकि बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है, और इन्फोसिस जो है वो थोड़ा सा बेयरिश लग रहा है। मैंने पहले भी बोला था इन्फोसिस में गिर जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर आप सेफ बिड लेते हैं और पेयर ट्रेड करते हैं, देखिए पेयर ट्रेड जब भी करिए तो एक रिस्क जरूर रखिए। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों ट्रेड लीजिए और दोनों ट्रेड का 20,000 रुपये का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और टारगेट चलने दीजिए। छोटा अगर ट्रेड ले रहे हैं तो 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, लंबा ट्रेड ले रहे हैं तो 20,000 रुपये का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और ट्रेड को कंटिन्यू चलने दीजिए। फ्यूचर के ट्रेड लीजिएगा, एक को फ्यूचर में बाय करिएगा, एक को फ्यूचर में सेल करिएगा। और अप साइड पे यानी कि मोमेंट्री अगर इंट्राडे में देखते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये का गेन बन सकता है। लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये का गेन बन सकता है। 3 वीक तक ट्रेड ले सकते हैं। मुझे दिखा तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं। बिल्कुल सर, बढ़िया है। और सितंबर सीरीज के लिए आपने लगभग ट्रेड दे दिया। मैं लॉन्ग टर्म सर एक ही महीना मान लूँ ना F&O सीरीज में? बिल्कुल बिल्कुल, इस F&O में इस पूरे महीने आप इसको बना के रखिएगा। और मैं कोई भूल जाए, लेकिन मैं आपको प्राइस के हिसाब से अपडेट जरूर दूंगा। इस समय इन्फोसिस का प्राइस और टेक महिंद्रा का प्राइस नोट कर लीजिए बिल्कुल चैट पे। और ये क्या देख रहा हूँ, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए, पार्टी मोड के अलावा भी यहाँ पर सुबह सुबह हम लोग शो कर रहे हैं। पीछे से भैया ने चाय दी कि सर थोड़ा सा और जोश बना रहे। तो ये देखिए, पूरी टीम लगी रहती है, इतने लोग काम करते हैं। तो फिर ये जो आपके पास अभी लाइव लिंक आ रहा है ना, इसको पहले तो व्हाट्सअप स्टेटस पे डालिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। ये इधर उधर के चैनल देख के कुछ नहीं बनने वाला, आपको पता है मुझे। बिल्कुल। लेकिन सर, मेरा सवाल स्पाइस जेट पर भी था। देखिए, नहीं, स्पाइस जेट पे तो मैं आता हूँ सर। मैं स्पाइस जेट के लिए कहानी ये है कि ये स्टॉक ना मुझे तब अच्छा लगता है जब मुझे सिर्फ सफ़र करना, और आजकल सफ़र भी नहीं अच्छा लग रहा है स्पाइस जेट का, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि उनकी फ़्लाइट्स का क्या सिचुएशन अभी चल रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी? तो सफ़र का मज़ा लो, डिस्काउंट का मज़ा लो, लेकिन शेयर खरीद के गलती मत करो कि वो डिस्काउंट यहाँ पर पे कर दो। फिलहाल स्टॉक अभी डाउन है, 60 रुपये के नीचे जाता है तो स्टॉक वापस से 55 रुपये तक जा सकता है। बाय करने से बचें, एग्जिट करने की तैयारी करें। बिल्कुल। लेकिन जब टिकट बुक करते हैं तो पोर्टल्स की याद आती है, ईज माई ट्रिप और यात्रा ऑनलाइन। संतोष सर, कैसे देख रहे हैं सर इन पोर्टल्स वाली कंपनीज को? तो देखिए, मुझे एक चीज़ ध्यान आता है कि मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि सफ़र में प्रायः हम सफ़र करते हैं। तो एक सफ़र बिल्कुल। जो है उर्दू का है और एक सफ़र जो है इंग्लिश का है इसमें।
जी देखिए, सफ़र वाली जो कंपनियां हैं, मतलब उसमें अगर आप देखेंगे तो होटल इंडस्ट्री जो है वो अमूमन कोविड के बाद काफ़ी अच्छा की है। अगर पूरे इकोसिस्टम को देख लें तो होटल ने अच्छा किया है। एयरलाइंस में भी स्पाइस ने नहीं अच्छा किया। स्पाइस के हमेशा ऑपरेशनल लॉसेस हैं काफ़ी दिनों से। अगर आप वहीं पर इंडिगो को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है उनका। मोर देन आई थिंक ऑलमोस्ट 60% के आसपास का मार्केट शेयर है। वो काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। और अगर आप देखें यात्रा पोर्टल्स की बात है तो यात्रा ने उतना अच्छा नहीं किया है। हाँ, ज़रूर जो है ईज माई ट्रिप ने रिलेटिवली अच्छा किया है। तो मुझे लगता है कि इस सारे स्पेस में अगर आप देखेंगे तो होटल काफ़ी अच्छा है। होटल में अगर नीचे, क्योंकि कैश फ्लोज बढ़ गए हैं, लोगों ने अपने जो है सोच का नज़रिया काफ़ी बदल दिया है कोविड के बाद की। लिविंग लाइफ किंग साइज, आपको घूमना ज़्यादा ज़्यादा है, घर बड़े घर चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों के कारण आप देखेंगे कंजम्पशन में एक बड़ी थीम उभर कर आई है। और उसमें जो स्पेस काफ़ी हैपनिंग है वो होटल हो सकते हैं। और एयरलाइंस में केवल इंडिगो है जो कि भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल है। लेकिन नॉट एट दीज लेवल। आपको दोनों होटल्स और ये जो जितनी भी कंपनियां हैं आपको निचले स्तरों पर देखना चाहिए। जितने भी जैसे कि स्टॉक ब्रोकर होते हैं, सिमिलरली आप देखें तो ये जो जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स वाले हैं वो जो है वो उससे ब्रोकिंग करते हैं। कैश फ्लोज डेफिनेटली दिखता है कि ईज माई ट्रिप का बेटर है। बट अगेन आई विल अवॉइड एट दीज लेवल्स। जी। रवि सर, आपका क्या मानना है ईज माई ट्रिप और यात्रा ऑनलाइन, कोई पसंद है आपको इनमें से? देखिए, संतोष भाई ने ऐसी दुविधा में डाल दिया है कि मैं ये नेगेटिव बोल ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप मेरी पर्सनल चॉइस से देखें तो मैंने लगभग पिछले 6-8 महीने से ईज़ माई ट्रिक से नमस्ते किया हुआ है। भैया इजी कुछ नहीं चाहिए और मुझे उसका ट्रेड भी नहीं चाहिए। तो फिलहाल ट्रेंड डाउन है, 30-32 रुपये तक आ सकता है। और रही बात यात्रा की, चल रहा है, यात्रा चल रही है, लेकिन यात्रा में भी प्रॉफिट बुक करने की तैयारी कर लीजिए। 150 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और वैसे भी इन स्टॉक्स में अभी इतना कुछ ट्रैक्शन बना नहीं है और अगले 1-2 महीने तक ऐसा कुछ बनने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा व्यू डिफरेंट है, लेकिन संतोष जी की अलग कैलकुलेशन हो सकती है। लेकिन मैं फ़िलहाल इनसे अभी दूरी बना कर रख रहा हूँ। जी संतोष सर, लेकिन आप होटल स्टॉक्स पर थोड़ा बुलिश थे सर। लेमन ट्री ये काउंटर भी अच्छा चला है और लगातार इसमें खबरें भी बन रही हैं। कल भी मैं इसमें कुछ खबर पढ़ रहा था कि इन्होंने कुछ नई प्रॉपर्टी वगैरह ये विस्तार पर जा रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं लेमन ट्री को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि होटल इंडस्ट्रीज जो है ओवरऑल आप देखेंगे ऑक्यूपेंसी रेट को लेकर काफ़ी जो है अच्छे हैं। और नंबर्स भी लगातार अच्छे रहे हैं। केवल लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे इनके, वो नंबर्स थोड़े से अच्छे नहीं थे। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी की पहले की जून क्वार्टर में 115 करोड़ थी, जो कि लास्ट ठीक मार्च क्वार्टर में 171 करोड़ की थी। तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। इवन अगर लास्ट ईयर से देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर ही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट होटल्स है। अगर आप पूरे होटल इंडस्ट्री में देखेंगे, लेमन ट्री होटल्स जो हैं मीडियम टू हायर कैटेगरीज को केटर करते हैं। काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग्स हैं इनकी होटल इंडस्ट्री में। जी अपने होटल्स हैं, काफ़ी ऑपरेशनल जो है प्रॉपर्टीज हैं इनके पास। तो नंबर्स अच्छे हैं। बट मैं कहूँगा कि थोड़ा सा चूंकि नंबर्स ठीक नहीं रहे हैं, आपको वेट करना चाहिए। एटलीस्ट जो है यहाँ से 10 to 15% करेक्शन हो तो धीरे धीरे आपको उसमें एडिशन करने चाहिए। जी रवि सर, जैन इरिगेशन और रैलिस इंडिया, चूँकि जीडीपी डेटा होंगे, रिएक्शन तो मंडे को ही मिलेगा, लेकिन जैन इरिगेशन और रैलिस इंडिया, चूँकि हम बात भी करते रहे कि एग्री सेक्टर की ग्रोथ को लेकर हमेशा जीडीपी के डेटा में फोकस रहता है, खासतौर से Q1 जीडीपी और Q2 जीडीपी में, क्योंकि मानसून का एक प्री मानसून और पोस्ट मानसून वाला जो इम्पैक्ट होता है वो विजिबल होना शुरू हो जाता है। कैसे देखें सर एग्री और इरिगेशन से जुड़े काउंटर्स को? विवेक जी, इसके साथ में एक और ऐड कर देते हैं जिसका नाम है केमिकल, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स का इम्पैक्ट जो है वो उसी हिसाब से देखने को मिलता है। फिलहाल अभी की जो हालात चल रहे हैं और जिस हिसाब से अभी आपने देखा कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, सभी में फसल की तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। सरकार को कोई स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये आपने तो सही टाइम पे पकड़ा है कि कुछ इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 हफ्ते का भी यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। जैन इरिगेशन थोड़ा सा और गिरावट की तरफ दिख रहा है, एक बार 65 रुपये के आसपास तक आ सकता है। और ओवरऑल अगर केमिकल स्टॉक्स को भी देखें तो उनमें भी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन अच्छा है यहाँ पर एकुमुलेट करने का, तो थोड़ा समय दीजिए। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत
लीजिए। अगर इस समय जैन इरिगेशन से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट में है तो एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि 65 तो आने वाला है। जी, नितेश कुमावत जी का सवाल है, रवि भाई आप ही से पूछ रहे हैं, डिफेंस में कहाँ खरीदारी करें? देखिए डिफेंस में अभी आपने एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दर्शकों को बता दूं कि 1 जनवरी से अब तक अगर पूरे डिफेंस स्टॉक को यहाँ पर कंपैरिजन करें तो लगभग जो गिरावट आई है वो 32 से 35% की गिरावट आई है। और प्रॉब्लम ये थी कि बजट के टाइम पर लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादातर स्टॉक्स हाई पर बाय किए गए हैं, इसी वजह से यहाँ पर आप पैनिक में। लेकिन मज़ेदार बात तो जो मुझे लग रही है वो ये है कि सोशल मीडिया और जो वो आजकल वो इंस्टा और ट्विटर पे आजकल मस्त वाला जोक आता है, उसमें ये आ रहा है कि ये स्टॉक सब साफ़ हो जाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये आ जाएंगे। HAL की बात करें तो 2,000 रुपये। अरे भैया वो अपनी रील चला रहा है, तुम काहे को अपनी रील बनवा रहे हो? तो बेटर है इन सारे फंडामेंटल स्टॉक्स पे अगर देखते हैं तो सबके अच्छे फंडामेंटल है। मैं एक एक करके लेता हूँ। BDL 1321 रुपये चल रहा है, पहले भी आपको बताया है 1280-1290 के रेट पे बाय करके रखिए, रिस्क मत लीजिए। 6-8 महीने रखेंगे, पैसा दे के जाएगा, नुकसान नहीं देगा। BEML की बात कर लेते हैं, 3853 रुपये चल रहा है, 3600, 3700, 3800 कहीं भी बाय करिए, 4500 तक के टारगेट देगा, कोई रिस्क नहीं दिखाई देता। और HAL 4500 आपको बोला था ना, 4500 पे बाय कर लीजिएगा, लीजिए आज 4700 रुपये तक है, बुक करना है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 100-200 रुपये तो दे के ही जाएगा, नुकसान नहीं देगा। तो 4500 पे बाय करने पे कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। जितने रिपोर्ट्स हैं उनको छोड़िए, आप रेल अपनी मत बनवाइए, बढ़िया से बने रहिए। BEL 290 रुपये के आसपास यहाँ पर खरीदारी की राय है। और वापस आपको बुक करना है, 305 आता है, बुक कर लो, छोटा मोटा करते रहो, लेकिन इसको होल्ड करके रखो, निकलने की ज़रूरत नहीं। अब सबसे 2 स्टॉक और कवर कर लूँ? जी सर, बिल्कुल सर। मैस्डॉक सबसे ज़्यादा क्वेरी उस पर आती है। देखो मैस्डॉक और HAL दोनों भाई भाई की तरीके से चलते हैं, एक 200 रुपये नीचे चलता है, एक 200 रुपये ऊपर चलता है। 4300-4200 के लेवल चल रहे, रखे रहिए, सुन लीजिए, रखे रहिए, ज़रूरत नहीं है निकलने की। 4800 आएगा, 4800 से ऊपर के भी भाव दिखाई देंगे। और सबसे ज़्यादा सवाल तो आप लोग कोचिन शिपयार्ड पे पूछते हैं। माना आप लोगों ने 2500-2600 पे भी खरीदा होगा, लेकिन 1850 से नीचे ये स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा। आपकी मर्जी है कि आप स्टॉक पे बने रहें या निकले, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि बने रहिए। 2300 के आसपास आएगा तो भले 2700 ना पहुँचे, लेकिन 2300 तो पहुँच सकता है, तब तक चलने दीजिए। अगर वहाँ पर कुछ बदलने की ज़रूरत पड़ेगी तो स्टॉक चेंज करिएगा, नहीं तो होल्ड करके रखिए। डिफेंस काउंटर में इतने भी निगेटिव मत हो जाइए, 30-32% ऑलरेडी गिर चुका है, कहीं ना कहीं से वैल्यूएशन के पास पहुँच रहा है। जी, एक सवाल है सुजीत रॉय जी का। संतोष सर ये मणिपुर से हैं। किर्लोस्कर फैरो पर इनका सवाल है, 102 शेयर हैं, 817 रुपये के प्राइस के। सर सजेस्ट करें सर, क्या करना चाहिए इनको? कितने प्राइस पे आपने बताया? सर 817 रुपये पर। ओके, देखिए थोड़ा महंगा है, अगर कंपेयर अगर आप करें पूरे इंडस्ट्री में तो थोड़ा महंगा है स्टॉक, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में है, पिग आयरन एंड फेरस कास्टिंग्स बनाती है कंपनी, उसके अंदर क्योंकि 40 टाइम्स जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। और अगर आप देखें इस जो है क्वार्टर की बात कर लें अगर, तो नंबर्स तो अच्छे रहे हैं। बैलेंस शीट में अगर देखें तो धीरे धीरे कंपनी जो है लास्ट के 2 सालों में एक अच्छी कैपेबिलिटी बिल्ड की है ऑलरेडी। इन्होंने केपेक्स काफ़ी अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि चूंकि महंगा है स्टॉक, तो हो सकता है आपका होल्डिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन अगर 600 के आसपास कभी भी मिलता है आपको तो वहाँ पर थोड़ा ऐड करने की सोचना चाहिए इनको, ताकि जो है इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा। और चूंकि प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, कंपनी चूंकि कैपेबिलिटीज काफ़ी बिल्ड की है, तो इसका इनका जो है लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा, जिसके कारण कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है इसमें और स्टॉक प्राइस भी बढ़ सकते हैं। जी रवि सर, अब बिल्कुल शो को समराइज करने का समय आ गया सर। आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं? देखिए रेडिको खैतान की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, 8-10 रुपये तो बढ़ ही गया है, पर बुक करने की ज़रूरत नहीं, इवनिंग सेशन में बुक करिएगा। तो पहला है रेडिको खैतान, अगर आप लेके चलना चाहते हैं तो इसको 1880 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर लेकर चलिए। अभी फ़िलहाल स्टॉप लॉस यहाँ पर 1800 का रखिए। दूसरा स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि 74 रुपये पर है। यहाँ पर करंट लेवल पे बाय की रणनीति है, 85 तक के टारगेट है, थोड़ा 3-4 वीक के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। पावर ग्रिड मैंने पहले भी बाय दिया है, फिर बाय दे रहा हूँ, 355 तक के टारगेट आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर पावर ग्रिड, ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि आपको बाय करके रखने हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगर होल्ड करके रखते रहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट दे जाएंगे, लेकिन आज के लिए रेडिको खैतान पे ही ट्रेड करिए।
आज के लिए रेडिको खेतान और IDFC फर्स्ट बैंक और पावर ग्रिड, ये 2 काउंटर जो कि आप पोजिशनल ट्रेड के तौर पर भी ले सकते हैं। तो रेडिको खेतान में 1880 रुपये का टारगेट रखना है, 1836 रुपये पर ये काउंटर आ गया। सर ने और थोड़ा पहले बताया था जब शो की शुरुआत थी। IDFC फर्स्ट बैंक 74 रुपये पर दे रहे हैं, 85 रुपये का टारगेट है। F&O का शेयर है, आप वहाँ भी देख सकते हैं 71 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ही पावर ग्रिड, ये भी F&O का स्टॉक है, 339 रुपये पर चल रहा है, 332 रुपये यानी कि 7 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और 16 रुपये ऊपर के टारगेट्स। ये 3 काउंटर तो रवि सर की तरफ से हैं। संतोष सर, आपकी रडार पर कौन सा शेयर है? ये मेरी रडार पे नेस्ले इंडिया का शेयर है, क्योंकि अगर आप देखें कंपनी को, अगर मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और उसमें कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है इन इंडिया स्ट्रैटेजी को लेकर, और उनकी पेरेंट कंपनी में भी काफ़ी अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया में उनका बहुत बड़ा फोकस है और यहाँ पर केपेक्स काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। ये लास्ट ईयर ही 900 करोड़ रुपए का केपेक्स किया था। अगर इनकी पूरी फैसिलिटी की बात करें तो आज के दिन में तकरीबन 3500 करोड़ रुपए की लागत की है, और उस पर 900 करोड़ रुपए लास्ट ईयर उन्होंने बिल्ड किया है, और कह रहे हैं ये कंपनी की 5000 करोड़ रुपए आने वाले 25 से 26 मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 तक करेगी। कंपनी ने तकरीबन 125 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, गांव-गांव तक पहुंचने की योजनाएं हैं इनकी, काफ़ी एग्रेसिव प्लान्स के तहत जो है मैनेजमेंट काफ़ी जो है उद्यम कर रहा है। मुझे लगता है कि इस कंपनी में आपको लंबी अवधि के लिए निवेश की सोचनी चाहिए, करंट मार्केट प्राइस पे हो या फिर आपको गिरावट में एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। अच्छा मैनेजमेंट है, बाहर के मैनेजमेंट है, और इनकी अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो मोर देन 100 है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मतलब इन्होंने पिछले जो है इतना अच्छा रिटर्न दिया है, तो इतना ही ऐसा ही रिटर्न जो कैपेबिलिटीज बिल्ड करेंगे उस पर होगा। और इंडियन टेस्ट की बहुत सारी चीज़ें ये लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस कंपनी को देखना चाहिए, लंबी अवधि का निवेश रखें। 3200 तक के एटलीस्ट मिनिमम टारगेट में दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं लुकिंग एट देयर जो है फोकस जो भी कर रही है कंपनी, और स्टॉप लॉस 2400 के नीचे का जरूर एक बना के रख ले। बिल्कुल। तो नेस्ले इंडिया सर की तरफ से 3200 रुपये के मिनिमम टारगेट्स हैं, 2500 रुपये पर चल रहा है, 2400 रुपये का एक स्टॉप लॉस, यानी कि 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और करीब 700 रुपये ऊपर के आपको टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ये भी मिनिमम साइड पर है, फिर एक बार फिर रिव्यू कर लेंगे कि काउंटर पर टारगेट कुछ रिवाइज तो नहीं करने हैं। संतोष सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रवि सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।